हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा आईडी, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम आईडी, आप इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं। देखिए, आज हमें पढ़ना है भाग 5। भाग 5 का टाइटल क्या है? संघ। भाग 5 में 5 अध्याय हैं। पहला जो अध्याय है वो है कार्यपालिका, यानी कि किसकी कार्यपालिका हुई? संघ की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, यूनियन एग्जीक्यूटिव। दूसरा है संसद, ठीक है। तीसरा है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। और आज आप लोग कागज कलम ले लीजिएगा, कागज कलम पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चौथा है जुडिशरी, या फिर इसको कहेंगे संघ की न्यायपालिका। और पांचवा है CAG, यानी नियंत्रक महालेखा निरीक्षक, ठीक है। तो कहां से कहां तक है ये? कार्यपालिका में क्या क्या चीजें हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बिजनेस कंडक्ट कैसे होता है, सरकारी कार्यों का संचालन कैसे होता है, इन सब के बारे में जानकारी किसमें मिलेगी आपको? अध्याय 1 में। और ये अध्याय 1 है आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। दूसरा जो अध्याय है संसद, इसमें आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक है। तीसरे अध्याय में एक ही आर्टिकल है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में सिर्फ 123, यानी आप जानते हैं 123 किस चीज के बारे में है? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। चौथा है संघ की न्यायपालिका के बारे में, जो 124 से लेकर 147 तक है। और पांचवा है CAG के बारे में, जो है 148 से लेकर 151 के बारे में। और आज हमें क्या शुरू करना है? संघ की कार्यपालिका में प्रेसिडेंट, क्योंकि आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो देखिए, आर्टिकल 52 कहता है सिर्फ इतना ही कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52 में और कोई बात लिखी नहीं गई। 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका है, हमने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पहले ही समझ लिया है क्या क्या चीजें। तो कार्यपालिका जो है संघ की, उसकी शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। और जो डिफेंस फोर्सेस हैं इंडिया के, उनका सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति है। वो पूरा सुप्रीम कमांड वेस्टेड है किसमें? प्रेसिडेंट में। यही बात आर्टिकल 53 कहता है। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इस शक्ति का प्रयोग वो कैसे करेगा? खुद कर सकता है संविधान के अनुसार, या फिर अपने सबऑर्डिनेट अधिकारियों के जरिए करेगा। और दूसरी बात ये कि संघ के जो रक्षा बल हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, उनका सुप्रीम कमांड, सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। तो आर्टिकल 53 में आपको दो ही चीजें नोट करनी है। क्या क्या? पहला, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। और वो इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार खुद कर सकता है या फिर सबऑर्डिनेट्स के जरिए कर सकता है। और दूसरी बात कि डिफेंस फोर्सेस जो हैं इंडिया के, उनका सुप्रीम कमांड किसके वेस्टेड है? किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। अब हमें जो देखना है वो देखना है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, और ये निर्वाचक गण की बात करता है कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव।
सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। तो आज हमें बेसिकली आर्टिकल 54 और 55 को अच्छे से समझना है। आर्टिकल 54 जो है वो कहता है निर्वाचक गण, यानी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होंगे। और आर्टिकल 55 जो चुनाव के तरीके हैं, मैनर है, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं 54 में क्या क्या चीजें हैं। 54 कह रहा है कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग शामिल होंगे, यानी राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होगा तो फिर उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। तो इसमें शामिल होंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित पर आपको क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है। संसद के दोनों सदन का मतलब क्या हुआ, लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के कौन से सदस्य हैं, निर्वाचित, मनोनीत नहीं, सिर्फ वो जो इलेक्ट होके आए हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहां भी इलेक्टेड। ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉलेज में क्या क्या हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स। और कॉपी में क्या लिखना है, नामांकित नहीं। ठीक है। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के, तो राज्यों की विधानसभाओं के मेंबर्स को क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक, MLA। तो यहां लिख लीजिए LSRS के पास MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर क्या होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। और राज्यों की विधानसभाओं के मेंबर क्या होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे। तो विधानमंडल के सदस्य जो राज्यों के हैं उनके लिए लिख लीजिए MLAs। ठीक है, ये भी कौन MLAs, इलेक्टेड, निर्वाचित। ठीक, तो अब सवाल है कि इसमें क्या क्या नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा के MPs में इलेक्टेड है, इसका मतलब नॉमिनेटेड नहीं। MLAs में इलेक्टेड है, लेकिन यहां MLC नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ विधानसभा की बात है। यानी जिन राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है, एक तो विधानसभा है और एक विधान परिषद है। आपको पता है कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद के मेंबर इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो यहां क्या लिखना है, MLC नहीं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, विधान परिषद के मेंबर इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। और नॉमिनेटेड तो नहीं होगा कोई भी। ठीक है, अब नॉमिनेटेड का तो खैर प्रश्न ही हट गया। और कौन शामिल होगा, दिल्ली और पुदुचेरी, इनकी विधानसभाओं के MLAs, कौन से, इलेक्टेड, निर्वाचित जो मेंबर्स। तो निर्वाचक मंडल जो होगा, जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित पर जोर डालना है, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य मतलब राज्य ही, यूटीज नहीं। यूटी में दो हैं, दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और ये भी 70वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया है, पहले नहीं था। ठीक, तो यही कह रहा है आर्टिकल 54। राष्ट्रपति का निर्वाचक ऐसा इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मेंबर्स होंगे, यानी इलेक्टेड MPs होंगे,
और राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, यानी इलेक्टेड एमएलएज होंगे स्टेट से। और एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 में राज्य के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र और पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र हैं, यानी दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के जो एमएलएज हैं वो भी इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल है। यही इतना आपको आर्टिकल 54 से लिखा हुआ है। जे.एंड.के के एमएलएज इसमें शामिल होंगे कि नहीं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। पिछले इलेक्शन में जे.एंड.के के एमएलएज शामिल नहीं हो पाए थे, ठीक है, क्योंकि उस समय विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पाई थी और जो अमेंडमेंट्स होने थे वो नहीं हो पाए थे। आने वाले समय में जब भी इलेक्शन होगा तो निश्चित तौर पर जे.एंड.के के लिए प्रोविजन हो जाएगा तब तक, और जे.एंड.के के एमएलएज भी प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो प्रेजेंट स्टेटस है वो यही है। तो जब भी वहां कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा ये प्रोसेस में आ जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, जहां तक साध्य हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्य के प्रतिनिधित्व के मान में एकरूपता होगी। अब ये संविधान बड़ी टफ लैंग्वेज में लिखा रहता है, तो आपको अपने कॉपी में सिंपल लैंग्वेज में बातचीत लिखनी है। पहले मैं पढ़ देता हूं, फिर सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस कर लेंगे। राज्यों में आपस में एक ऐसी एकरूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त करने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जिसमें मत देने का हकदार है उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी। इस पूरी बातचीत में दो बातें कही गई हैं, दो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि किन किन चीजों का ख्याल रखना है। वो ख्याल क्या क्या रखना है? पहला, जब इलेक्शन हो तो इलेक्टोरल कॉलेज बना हुआ है, इलेक्टोरल कॉलेज 54 में हमने पढ़ लिया। जब इलेक्शन हो तो इस तरीके से हो, इस मैनर के साथ हो कि दो प्रिंसिपल्स हमें फुलफिल करने हैं। पहला तो है कि सभी राज्यों के लिए जहां तक संभव हो समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हो, ठीक है। जितने स्टेट के एमएलएज को इसमें शामिल किया गया है इलेक्टोरल कॉलेज में, तो ऐसा ना हो कि किसी राज्य का वेटेज ज्यादा हो जाए, किसी राज्य का कम हो जाए, सभी राज्यों के को बराबर प्रतिनिधित्व मिले। पहला प्रिंसिपल तो ये है। और दूसरा कि राज्यों और केंद्र में समतुल्य हो, समतुल्यता हो, पैरिटी हो, ठीक है। यहां वर्ड है यूनिफॉर्मिटी हो, समानता हो। राज्यों के मामले में समान प्रतिनिधित्व मिले, समानता हो, यूनिफॉर्मिटी हो, और राज्यों और संघ का, राज्यों और केंद्र का समतुल्यता हो, ठीक है, पैरिटी हो। तो क्या कह रहा है कि राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता और समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त करने के लिए। दूसरा, जहां तक पॉसिबल हो, जहां तक प्रैक्टिस किया जा सके, अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता हो, ठीक है। तो हमें अपने कॉपी पर क्या दो पॉइंट लिख लेना है कि भाई सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिल जाए समान तरीके से, और राज्यों और केंद्र में समतुल्यता हो, पैरिटी हो, ठीक है। ये दो रीति बताई गई। अब कह रहा है कि भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए फॉर्मूला भी इसी में दिया हुआ है। फॉर्मूला ये है कि राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे, मतलब राज्य की विधानसभा का एक मेंबर किसको बोलते हैं हम? एमएलए बोलते हैं उसको। उसके वोट का वैल्यू क्या होगा? ये कह रहा है 55(2) के क में कि एक एमएलए के वोट का वैल्यू क्या होगा। पहले तो ये तय कर लेते हैं, उतना होगा जितना राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या में भाग देने पर और उसे फिर 1000 से भाग दे देने पर आएगा। फॉर्मूला क्या है? देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है वो भी संविधान में दिया हुआ है, और हमें पाना क्या है? सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व
आर्टिकल 55, और उसमें कह रहा है राज्यों और केंद्र में समतुल्यता। इलेक्टोरल कॉलेज में दरअसल कौन कौन है? एमपीज हैं, केंद्र के स्तर पर सभी इलेक्टेड एमपीज हैं, और राज्यों के स्तर पर इलेक्टेड एमएलएज हैं, और दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के इलेक्टेड एमएलएज हैं। तो पहला तो सवाल है कि भाई एमएलए को शामिल ही क्यों किए? राष्ट्रपति तो केंद्र के स्तर पर बैठा ही हुआ है, तो केंद्र के स्तर पर ही कर देते। लेकिन अगर ऐसा कर देते और राष्ट्रपति पूरे देश का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, अगर हम ऐसा कर देते तो इस पूरे देश के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की कोई भूमिका ही नहीं होती, ठीक है, और सेंटर अपने लेवल पर चीजों को मैनिपुलेट कर सकता था। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में पूरे देश की सहभागिता हो, यह बहुत जरूरी है। इसके लिए दो प्रिंसिपल संविधान ने दिए हैं ऑलरेडी कि भाई एक तो कई सारे राज्यों के एमएलए जब आ रहे हैं इलेक्शन के लिए तो सभी राज्यों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिल जाए, और दूसरा राज्यों को जिस मात्रा में मिले उससे केंद्र के साथ एक पैरिटी बन जाए, ठीक है। तो फॉर्मूला इसमें यह दिया हुआ है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कि एक एमएलए का वोट का वैल्यू निकाल दीजिए। एक एमएलए के वोट का वैल्यू क्या है? एक एमएलए के वोट का वैल्यू या मान। उस राज्य की टोटल पॉपुलेशन क्या है? राज्य की जनसंख्या क्या है? किसी एक राज्य की बात हो रही है, मान लीजिए यूपी, तो अलग अलग राज्य का पहले हम एक एक एमएलए का वैल्यू निकालेंगे। क्यों अलग अलग राज्य का निकालेंगे? क्योंकि हर राज्य की अपनी अपनी जनसंख्या होगी। तो मान लीजिए यूपी का पहले हम निकालते हैं कि यूपी के एक एमएलए के वोट का वैल्यू क्या है, ठीक है। अब जब यूपी के एक एमएलए के वोट का वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला दिया हुआ है कि राज्य की जनसंख्या, और ब्रैकेट में लिख लीजिए 1971 की जनगणना के अनुसार, बटा में, यानी इसको भाग दे देना है किससे? टोटल मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड एमएलएज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज, मतलब निर्वाचित एमएलएज जो हैं उनकी संख्या, ठीक है। अब जाहिर तौर पर यूपी की जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, उसको एमएलए की जनसंख्या, एमएलएज की संख्या से, निर्वाचित एमएलएज की संख्या से जब भाग देंगे तो एक बड़ा नंबर आएगा। तो एक एमएलए का वैल्यू बहुत, एक एमएलए के वोट का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसी के लिए किया है कि जब ये वाला निकल जाए, मान लीजिए x निकला, तो इसमें 1000 से भाग दे देना है, ठीक है। तो एक एमएलए के वोट का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे यूपी की बात करें तो एक एमएलए के वोट का वैल्यू है 208, जो कि सबसे ज्यादा है क्योंकि यूपी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो राज्य की कुल जनसंख्या 1971 की जनगणना के हिसाब से और राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य जब भाग देंगे, जो भी मान आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, उसको फिर 1000 से भाग दे देंगे ताकि वो नंबर थोड़ा छोटा हो जाए। अदरवाइज सोचिए अगर 1000 से भाग नहीं दिए रहते तो एक एमएलए के वैल्यू का मान यूपी के कितना आता? 3 और जोड़ लीजिए, ठीक है। तो इतना वैल्यू आ जाता एक एमएलए के वोट का। इसको छोटा करने के लिए क्या मेथड अपनाया गया है कि 1000 से इसमें भाग दे देंगे, एक एमएलए के वोट का वैल्यू निकल गया। अब आगे पढ़ देते हैं क्या कह रहे हैं। अब कह रहा है कि भाई 1000 के से जब भाग देंगे तो जरूरी तो नहीं है कि नंबर 208 ही आ जाए, हो सकता है ये नंबर आ जाए 207.679, या ये भी हो सकता है कि 207.123 आ जाए। तो कह रहा है कि अगर ये नंबर 500 के पार है
तो इसको 1 मान लेंगे, यानी 207.679 को 208 मान लेंगे। और अगर ये 500 से कम है तो इसको 1 घटा देंगे, यानी इसको 207 ही मान लेंगे। ठीक, चलिए फिर कह रहा है कि अब संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या वो होगी जो उपखंड क और ख के अधीन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। तो अब क्या करना है, एक एमएलए का वैल्यू निकाल लिए, अब एक एमपी के वोट का वैल्यू निकालना है। अब इस बात को समझिए कि ये तो यूपी के लिए हो गया। यूपी की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या 1971 के आंकड़े के हिसाब से कुछ और होगा, डेटा के हिसाब से। ठीक है, अब ये 1971 की जनगणना इसलिए कर दी गई थी कि शुरू में जो ओरिजिनल प्रोविजन है ये तो है कि भाई प्रत्येक जनगणना के बाद जो लेटेस्ट जनगणना होगी उसके हिसाब से राज्य की कुल जनसंख्या में निर्वाचित एमएलएज की संख्या से भाग दे देंगे और फिर 1000 से भाग दे देंगे। लेकिन 1971 आते आते तक साउथ में इस बात का प्रोटेस्ट बहुत जोरों पर होने लगा कि भाई साउथ के जो स्टेट्स हैं उनकी जनसंख्या, वहाँ जनसंख्या कंट्रोल को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है, तो उनकी जनसंख्या हमेशा कम रहेगी और नॉर्थ इंडिया में जनसंख्या हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो पता चले कि नॉर्थ इंडिया में जनसंख्या बढ़ती जा रही है और साउथ इंडिया ने जनसंख्या को कंट्रोल कर रखा है, तो साउथ से ये डिमांड आई पीएम के पास, सरकार के पास, कि भाई इस हिसाब से अगर इसको कहीं स्थिर नहीं किया गया तो यूपी के एक एमएलए के वोट का वैल्यू हो सकता है 1000 हो जाए और साउथ के एक स्टेट के एमएलए का वैल्यू हो सकता है 10-12 रह जाए। तो इसलिए इसको इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने 1971 स्थिर कर दिया, 1971 की जनगणना के हिसाब से 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में ही उन्होंने लिखवा दिया कि साल 2000 के बाद जो जनगणना होगी तब तक 1971 के ही जनगणना के डेटा को मानेंगे। और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के जरिए सरकार ने इस डेडलाइन को बढ़ा दिया 2000 से 2026, यानी 2026 के बाद जो जनगणना होगी उस जनगणना के डेटा को इसमें तब इंसर्ट करेंगे, लेकिन तब तक के लिए 1971 की ही जनगणना को मानेंगे। यानी 2026 के बाद जनगणना कब होगी, 2031 में। तो 2031 की जनगणना का जो डेटा आएगा तब जाकर इसके चेंज होने की संभावना बनेगी। अभी की क्या स्थिति है कि 2031 तक राज्य की जनसंख्या जब भी होगी वो 1971 की जनगणना के हिसाब से होगी। इसीलिए कई सालों से यूपी के एक एमएलए का वोट 208 ही वैल्यू रखता है। ठीक है, तो ये हो गया एक एमएलए के वोट का वैल्यू। अब हमें निकालना है एक एमपी के वोट का वैल्यू। जब हम एक एमएलए के वोट का वैल्यू निकाल लेंगे तो राज्य में जितने भी इलेक्टेड एमएलएज होंगे, मान लीजिए किसी राज्य में 100 मेंबर्स हैं और उसके एक एमएलए के वोट का वैल्यू आया है 3, तो ये टोटल नंबर कितना हो गया 300। तो मान लीजिए एक राज्य में टोटल वैल्यू जो आया 3 आया एक एमएलए के वोट का वैल्यू और एमएलए है 100, तो टोटल कितना हो गया 300। इसी तरीके से बी राज्य है, उसमें मान लीजिए 50 नंबर ऑफ एमएलएज हैं, उनके वोट का वैल्यू मान लीजिए 2 आया है, तो ये हो गया 100। तो इसी तरीके से सारे राज्यों के वोट के वैल्यूज को काउंट ऐड कर देंगे जब, तो सभी राज्यों के विधायकों के, निर्वाचित विधायकों के मतों का जो मूल्य निकलेगा, ठीक है, सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी भी शामिल हैं, मतों का कुल मूल्य, इसको बटा में करेंगे, इससे भाग कर देंगे जो इलेक्टेड एमपीज का नंबर है, यानी लोकसभा और प्लस राज्यसभा के जो निर्वाचित
सदस्य हैं उनका नंबर कितना है। तो ये नंबर कितना है 776, 233 राज्यसभा के और 543 लोकसभा के। तो ये कितना हो गया 776। तो सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के मतों का कुल मूल्य और बटा में लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, जब ये निकालेंगे तो हमें एक एमपी का वोट का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ठीक। तो 55 में यही कह रहा है कि राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत कितने होंगे, इसका मेथड बता दिया। और फिर 55 में बता रहा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से जब कुल मतों को में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदनों की कुल संख्या से भाग दे देंगे तो फिर एक एमपी के वोट का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, देखिए एक इलेक्शन में जाना है, किसको किसको जाना है ये आपको पता है। लोकसभा और राज्यसभा के जो भी निर्वाचित मेंबर्स हैं सारे जाएंगे वोट डालने के लिए। ठीक है, निर्वाचित मेंबर सभी राज्यों के एमएलए जाएंगे वोट डालने के लिए, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी भी शामिल है। ठीक है, ये भी निर्वाचित मेंबर्स, यही इलेक्टोरल कॉलेज है। सवाल है कि हमें एक एमएलए के वोट का वैल्यू निकालना है किसी भी राज्य के। अलग अलग राज्य हैं तो अलग अलग राज्य में जनसंख्या अलग अलग है। इसका मतलब हर राज्य के वोट का वैल्यू अलग अलग होगा। यूपी के एमएलए के एक वोट का वैल्यू कुछ और आएगा और सिक्किम के एमएलए के एक वोट का वैल्यू और आएगा। रीजन क्या है, यूपी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो वोट का वैल्यू भी ज्यादा आएगा, और सिक्किम में जनसंख्या बहुत कम है तो वोट का वैल्यू भी कम आएगा। ठीक है, फॉर्मूला संविधान में दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला है, एक वोट का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है कि जिस भी राज्य के वोट का वैल्यू निकालना है एक एमएलए के, हम मान के चल रहे हैं भाई यूपी की ही बात कर रहे हैं। अगर यूपी के एक एमएलए के वोट का वैल्यू निकालना है तो यूपी की कुल जनसंख्या क्या है ऊपर लिख देंगे। यह है 1971 की जनगणना के अनुसार जो भी यूपी की उस समय जनसंख्या रही होगी, इसको लिख दिए और बटा कर दिए टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्टेड एमएलएज। ठीक है, जितने भी एमएलएज होंगे तो इलेक्टेड एमएलएज का नंबर लिख दिए। ये जो नंबर आएगा इसको छोटा करने के लिए, ये इतना आएगा, इसको छोटा करने के लिए इसमें 1000 से भाग दे दिए तो ये 1000 कट गया तो 208 नंबर आया, 208 वैल्यू आया। यानी यूपी के एक एमएलए के वोट का वैल्यू है 208। इसी तरीके से दूसरे स्टेट का निकालेंगे, बिहार का, इसी तरीके से सिक्किम का निकालेंगे। ठीक है, तो हर स्टेट के एमएलए के वोट का वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग आएगा। जैसे यूपी की बात करें तो 208 है, लेकिन सिक्किम की अगर बात करें तो वहां जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए वोट का वैल्यू 7 है। क्योंकि ये दोनों वेरिएबल है ना भाई, कुल जनसंख्या भी हर राज्य का बदल जाएगा, अलग अलग राज्य का अलग अलग आएगा, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एमएलए भी हर राज्य के अलग अलग आएंगे। ठीक है, अलग अलग नंबर होगा, तो ऑब्वियसली ये हर राज्य के लिए एक वोट का वैल्यू एमएलए के वो चेंज हो जाएगा। अब आप कंफ्यूज हैं कि भाग देना है या गुना करना है। देखिए, इसको 20,000 208 में
3 शून्य लगा दीजिए, इसको 1/1000 से गुना कर दीजिए, तो अब क्या होगा, सेम रिजल्ट आएगा। या डायरेक्ट भाग दे दीजिए तो भी सेम रिजल्ट आएगा। बस ये आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 55 में उस मैनर का जिक्र है जिसमें बताया गया है कि सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले, इसकी व्यवस्था करनी है, और दूसरी केंद्र और राज्य के बीच में भी प्रतिनिधित्व में पैरिटी हो। और इसके लिए क्या फॉर्मूला दे दिया है कि एक एमएलए के वोट का वैल्यू निकाल लीजिए, जब एक एमएलए के वोट का वैल्यू निकाल लेंगे तभी किसी एक एमपी के वोट का वैल्यू निकलेगा। तो एक एमएलए के वोट का वैल्यू एक स्टेट में निकाल लिए, ठीक है। अब जब यूपी की अगर बात हो रही है या फिर ए राज्य की बात हो रही है, मान लीजिए यूपी छोड़ दीजिए, ए राज्य के एक एमएलए के वोट का वैल्यू हमें पता है, ठीक है। मान लीजिए एक एमएलए के वोट का वैल्यू निकला है 3, और वहां टोटल एमएलएज हैं, जो इलेक्टेड एमएलएज हैं वो हैं 100, तो ये टोटल वैल्यू कितना हो गया, 300। फिर बी स्टेट की बात करेंगे, वहां एक एमएलए के वोट का वैल्यू है 2 और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज हैं 50, तो ये कितना हो गया, 100। इसी तरह तीसरे स्टेट की बात करेंगे, वहां के एक एमएलए का वोट का वैल्यू जो भी होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज जब गुणा करेंगे तो उसका टोटल वैल्यू निकल जाएगा। तो सारे स्टेट्स के जितने भी टोटल वैल्यूज आए उसको जब काउंट कर दीजिएगा और उसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर्स की कुल संख्या से जब भाग दे दीजिएगा तो एक एमपी के वोट का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, सारे स्टेट्स के एमएलएज का टोटल वैल्यू, कुल वैल्यू बटा में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, जब ये निकालेंगे तो एक एमपी के वोट का वैल्यू आएगा जो कि 700 समथिंग होता है। ठीक है, तो यही मेथड है। अब जब एमएलएज और एमपी जाकर वोट डालेंगे तो उनका टोटल वैल्यू वहां निकलेगा। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बिहार से आने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद के वोट का वैल्यू और यूपी से आने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट के वैल्यू में अंतर होगा या एक ही होगा? अच्छा, एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए, हालांकि अभी मैंने बताया ही था। मध्य प्रदेश के एक एमएलए का वोट का वैल्यू और उत्तर प्रदेश के एक एमएलए के वोट का वैल्यू में अंतर होगा या सेम होगा? यूपी की जनसंख्या एमपी की जनसंख्या के बराबर है या अलग अलग है? यूपी की जनसंख्या, कुल जनसंख्या बटा में टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज जब करेंगे और एमपी की कुल जनसंख्या बटा में टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज जब करेंगे तो जाहिर तौर पर ये मैंने अभी बताया कि इसका वैल्यू 208 आएगा और सिक्किम वाले का वैल्यू कितना आ रहा था, 7, क्योंकि दोनों की जनसंख्या, कुल जनसंख्या में भाग देना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज में। तो एक राज्य में एक एमएलए के वोट की जो भी वैल्यू आएगी वो दूसरे राज्य में एक एमएलए के वोट के वैल्यू से अलग होगा। संयोग से एक हो सकता है लेकिन जनरली अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन जब एक एमपी के वोट की बात करेंगे तो हमने क्या फॉर्मूला देखा है, एक एमपी के वोट के वैल्यू को जब निकालेंगे इसमें हमने सारे राज्यों के टोटल वोट वैल्यू को जोड़ दिया है। ठीक है, टोटल वोट वैल्यू हमने यहां जोड़ दिया है, ये कुल है, यानी ये स्थिर हो गया है।
अब इसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद जो भाग देना है हमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से, वो भी स्थिर है। ये दोनों जब हम फॉर्मूला से निकालेंगे 700 समथिंग इसका मान आएगा। इसका मतलब कि हर एक एमपी का, वो कहीं से भी हो, वो कहां का है ये ताल्लुक नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट का वैल्यू स्थिर है। वो कहां से वो आता है इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट का तो वैल्यू समान है। एमएलएस के वोट का वैल्यू अलग अलग राज्यों में अलग अलग आएगा। बात समझ में आ गई? तो एमपीज के वोट का वैल्यू एक समान होगा, कहीं के भी एमपीज हों। भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बिहार से आए, यूपी से आए, ठीक है, कहीं से भी आए, उसका वोट का वैल्यू स्थिर है, ठीक है। और एमएलएस के वोट का वैल्यू हर स्टेट का अलग अलग होगा। अब 55 का 3 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। ठीक, तो हमें 3 वर्ड्स समझने हैं, और ये 3 वर्ड कौन कौन है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, की व्यवस्था क्या है। दूसरा कह रहा है एकल संक्रमणीय पद्धति से होगा। और तीसरा कह रहा है कि ऐसा मतदान गुप्त होगा, सीक्रेट बैलेट होगा। इन तीनों का मतलब हम कल की क्लास में समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, इस जब एक साथ पढ़ाना होता है तभी जाकर बहुत सहूलियत से ये हो पाता है। अब क्या होगा, कल एक रिदम फिर टूटेगा। अब आप जब आएंगे वापस, आप में से कई लोग नए होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जिनको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और कई लोग ऐसे होंगे जिनको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके सेगमेंट में जो जो समझने वाली चीज़ें उसको समझते चलेंगे, और लास्ट में एक पीडीएफ में सबको समराइज कर लेंगे। तो उस समय आप पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी आईक्यू वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए, एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।